हेलो एवरीवन। आपका एक बार फिर से वेलकम है हमारे इस चैनल में, जिसमें हम एनसीईआरटी क्लास 6 की हिस्ट्री को चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं। आज का जो हमारा चैप्टर होने वाला है, आपके पीछे स्क्रीन पे लिखा दिख रहा होगा आपको, विच इज़ अशोका द एम्परर हु गेव अप वार। आप सब लोग जानते हैं, जैसा हमने पढ़ा, कि जो शुरू में जो ह्यूमन बींग्स थे, उनका जो सफ़र शुरू होता है इस दुनिया का, वो हंटिंग और गैदरिंग से शुरू होता है। हम वो लोग थे जो कभी जंगलों में रहा करते हैं। फिर धीरे धीरे हमने देखा, जो वक्त बीतता गया, वक्त गुज़रता गया, हम सेटलमेंट्स हमारी हुई, हम फार्मर्स बने, हम हर्डर्स बने, और अल्टीमेटली आगे चलते चलते आप जो अभी तक सारा पढ़ा इन पिछले लेक्चर्स में, तो हमने देखा कि एक टाइम आया कि हमारे यहाँ जनपद बने। एक वो दौर था जब हम जंगलों में रहते थे। अब एक दौर वो आया जब हम जनपद बने और हम कहाँ तक पहुँचे, महाजनपद, मीन्स किंगडम। ठीक, तो अब किंगडम तक रुके या महाजनपद जब हम पहुँचे, वहाँ से आगे की कहानी क्या है उसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब जो एनसीईआरटी की बुक है, जो इसके चैप्टर्स जिस तरह से इन्होंने अरेंज किए हैं, तो इसमें महाजनपद जो था, जिसमें हमने पीछे बुद्धिज़्म और जैनिज़्म को देखा, न्यू क्वेश्चंस और आइडियाज़ में, उसके बाद डायरेक्टली जो है वो अशोका के बारे में चैप्टर है, मतलब इन्होंने जो दिया हुआ है, लेकिन उसमें थोड़ा सा बीच में गैप क्रिएट हो जाता है। तो चूँकि हम इस गैप को फिल कर सकते हैं, इसलिए कि एक कंटिन्यूटी बनी रहे, एक फ्लो बना रहे, तो हम कोई भी जो गैप है उसको गैप ना रखते हुए हम बीच में उसको फिल करते हुए चलेंगे, ताकि जो अंडरस्टैंडिंग है, जो फ्लो है, जो वो एक मैंने बोला था कि एक धागा जो है, जो हम धागा बुनते जा रहे हैं, वो जो कहानी चलती जा रही, वो कहीं भी बीच में टूटे ना। तो शुरू करते हैं। मैंने जैसे आपको कहा कि हम कहाँ तक पहुँचे, महाजनपद तक की सबको आई होप कहानी पूरी क्लियर है, होनी भी चाहिए, जिस तरह से मैंने कोशिश करी है। हाँ, जो लोग नए हैं, जिन्होंने पिछली जो कहानी है, पिछले लेक्चर्स जो है वो नहीं देखे, उनके लिए बीच में एब्रप्टली स्टार्ट करना, मे बी वो कहानी मतलब वो पिकअप नहीं कर पाएंगे, वो समझ नहीं पाएंगे। तो अगर आप इस कहानी के साथ जुड़ना चाहते हो, तो आपको राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, पहले लेक्चर से आपको इसको देखना, आपको इसको पढ़ना ज़रूरी है। तो महाजनपद हम पहुंच गए। अब जो फर्स्ट जो किंगडम था, फर्स्ट महाजनपद था, जो सबसे पावरफुल, वो कौन सा था? मगध। अब क्या ऐसी चीज़ें थी, मगध जो पावरफुल बना, वो पावरफुल क्यों बना, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दिस? ठीक है, तो कोई भी जो जगह होती है, वो जगह अगर इम्पॉर्टेंट हो जाती है, तो उसके पीछे कई कारण होते हैं, कई रीजंस होते हैं। तो वो उन रीजंस में मगध के पास भी वो सारी चीज़ें थी, जिस की बुनियाद पे इसके अंदर वो पोटेंशियल था कि ये एक बड़ा किंगडम बन सकता है, एक एम्पायर की शुरुआत यहाँ से हो सकती है। सबसे पहले तो इसकी जो जियोग्राफिकल लोकेशन थी, आप देखो, हम लाइक JNK की बात कर रहे हैं। हम किस चीज़ में रिसोर्सफुल हैं? हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो इंडस्ट्री डेवलप है, दैट इज़ टूरिज़म इंडस्ट्री, है ना। हम कितना भी चाहें कि हम यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करें, नहीं हो सकती, बिकॉज वी आर नॉट रिसोर्सफुल इन दैट कंटेक्स्ट, है ना। हमारे पास, हमारी ज़मीन के अंदर वो सब चीज़ें नहीं हैं, हमारे यहाँ लोहा नहीं है, है ना। अब इसके कंपैरिजन में आप देखो, आप सेंट्रल इंडिया की तरफ जाओ, आप बिहार की बात करो, छत्तीसगढ़ की बात करो, झारखंड की सारी फैक्ट्रीज़ जो हैं, स्टील इंडस्ट्रीज़ उस तरफ है। क्यों? वो जो ज़मीन है वो रिसोर्सफुल है। तो ये भी एक एज होता है कि आपकी लोकेशन क्या है। तो उसी तरह जो मगध की जियोग्राफिक लोकेशन थी, वो ऐसी लोकेशन थी कि जहाँ पे जो रिसोर्सेज थे वो अवेलेबल थे। एक तो
पानी की कमी नहीं थी। गंगा और सोन ये दो नदी किनारे इस एरिया में बहती थी, ठीक। ये एक मतलब वाटर जो था वो अवेलेबल था अच्छी क्वांटिटी में। उसके बाद यहाँ पे जो लैंड थी, और लैंड तो हर जगह हो, लेकिन कैसी लैंड थी, फर्टाइल लैंड अवेलेबल थी। उसके बाद यहाँ पे क्या था, आयरन ओर्स थे, ठीक है, जिससे हम क्या बना सकते थे, आयरन टूल्स बना सकते थे। और क्या था, फॉरेस्ट्स थे, जंगल थे। जंगल से हमें क्या मिल सकता था, टिम्बर मिल सकता था, ठीक है, फॉरेस्ट प्रोड्यूस मिल सकता है। और इसके अलावा यहाँ से हमें एलिफेंट्स मिल सकते हैं, ठीक। तो आप देख रहे हो कि मगध जो है, इसकी जियोग्राफिक लोकेशन को अगर आप देखो तो ये इतना रिसोर्सफुल है। तो ये एक रीज़न था जिसकी वजह से आगे जाके मगध जो है दैट इमर्ज एज ए पावरफुल किंगडम। ये एक बात कह सकते हैं हम। मगध जो था इसके पास स्ट्रॉन्ग मिलिट्री थी। अब वेपन्स थे, रिसोर्सेज थे, तो ओबियसली ये स्टैंडिंग आर्मी रख सकता है। इसके पास रिसोर्सेज हैं पे करने के लिए, तो ये ओबियसली स्ट्रॉन्ग मिलिट्री इसकी हो सकती है। तो वो एक दूसरा रीज़न बन सकता है। ये भी होना चाहिए कि जो रूलर्स हैं वो भी एबल रूलर्स होने चाहिए। यहाँ मगध के जो हुक्मरान थे, जो यहाँ के मतलब ऐसे लोग जो यहाँ पावर में थे, वो काबिल लोग थे, एम्बिशियस लोग थे, स्ट्रैटेजी मेकर्स थे, जिसकी वजह से वो इस मगध को और ज़्यादा पावरफुल बना पाए। तो ये कुछ रीजंस थे जिन रीजंस की वजह से मगध इमर्ज एज ए फर्स्ट पावरफुल किंगडम। तो मगध क्या था, पावरफुल किंगडम था। अब क्या ये यहीं पे रुक गया एक किंगडम पे? नहीं, आगे आगे क्या हुआ, जैसे मैंने बोला कि जो एबल रूलर्स आए, उन्होंने जो अपने जो एरिया था जो उनके कंट्रोल में था उसे बढ़ाने की कोशिश की। कैसे कोशिश की? हो सकता है अलाइंसेस की हो। दूसरी बात कॉन्क्वेस्ट आप कह सकते हैं, ठीक है ना, बैटल्स वगैरह लड़के उसे जीत जाते थे। इकनॉमी स्ट्रांग होती थी। तो कई चीज़ें जो होती थी इनके करने के साथ, अब ये जो था इसका धीरे धीरे क्या होता था, जो एरिया होता था, एरिया वो इंक्रीज होता था या प्लस प्लस बढ़ता जाता था। तो यही जो छोटा सा किंगडम जो था, छोटा सा किंगडम जो जो इसके अंदर इसकी पावर बढ़ती गई, ज़्यादा एरिया इसमें इंक्लूड होता गया, तो ये बड़ा होता गया, एक लार्जर किंगडम में कन्वर्ट होता गया, जिसको हमने क्या कहा बाद में, एम्पायर। तो मगध जो था, शुरुआत इसकी हुई एज ए पावरफुल महाजनपद, एक पावरफुल किंगडम इमर्ज हुआ, लेकिन उसके पास जो रूलर्स थे वो एबल थे, रिसोर्सेज थे वो प्लेंटी में अवेलेबल थे। तो जिसके कारण इसके कॉन्क्वेस्ट हुए, अलाइंसेस हुई, ठीक है ना, और बाकी चीज़ें अपनाने से ये इसने क्या किया, धीरे धीरे ग्रो होता गया, बढ़ता गया, अपना ज़्यादा एरिया, ज़्यादा लोग अपने कंट्रोल में आते रहे। तो धीरे धीरे ये क्या बन गया, एक एम्पायर बन गया। एम्पायर क्या होता है, जैसे किंगडम है, मान लो ये किंगडम का एरिया है। अब जो एम्पायर है, एम्पायर में एक से ज़्यादा किंगडम हो सकते हैं, 1 2 3, ठीक है। और ये सारा जो है, जब 2-3 किंगडम्स जुड़ जाएंगे तो जो एरिया है वो भी क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। किंगडम में सिर्फ एक राजा होता है और उसका कुछ जो उसकी टेरिटरी होती है वो होता है। एम्पायर क्या होता है, इसमें कई किंगडम्स होते हैं। तो कई किंगडम, एक एम्पायर में कई किंगडम्स हो सकते हैं, जिसकी वजह से उसका जो साइज़ होता है, जो एरिया होता है, दैट अल्टीमेटली बिकम्स लार्जर एज कंपेयर टू किंगडम, ठीक। होपफुली यहाँ तक क्लियर होगा। अब हम किस तरह से किंगडम जो है वो एम्पायर बने,
किस तरह से किन लोगों ने इस पर रूल किया, कैसे कैसे ये सिस्टम आगे बढ़ा, उसको हम पढ़ने वाले हैं। क्योंकि मेनली जो इस चैप्टर में है वो अशोका के बारे में बात है, लेकिन हम अशोका तक पहुँचे कैसे, उस सफ़र को छोड़ेंगे नहीं। अगर आप देखोगे तो पिछला जो हमारा चैप्टर था वो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म पे था, जिसमें हमने न्यू क्वेश्चंस और न्यू आइडियाज़ के टाइटल के अंदर इस सब चीज़ को देखा। अब वहाँ से हम सीधा ही अगर छलांग मारते हैं अशोका पे, तो वो कहानी जो है ना वो मतलब बुनी नहीं जाएगी सही तरीके से। तो इसलिए हमें पता था कि जब महाजनपद आए, वहाँ डिफरेंट सोशल इंस्टीट्यूशंस आए, उसमें एक रिलीजन था, रिलीजन को लेके कई क्वेश्चंस सामने आए, उन क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए कहीं नए आइडियाज़ आए, ठीक, जिसमें हमने बुद्धिज़्म और जैनिज़्म को देखा। अब महाजनपद जो था वही समाज आगे जाके एम्पायर बनता है, कैसे बनता है, यहाँ से यहाँ तक के सफ़र की जो बीच की कड़ियाँ हैं उनको भी थोड़ा सा हम स्टडी करेंगे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमने बात की मगध की, मगध एज ए किंगडम। यहाँ पे सबसे पहले रूल जो किया वो किसने किया, हरियंका डायनेस्टी से शुरू होता है। हरियंका डायनेस्टी, ठीक। नाउ एनसीईआरटी बुक के अंदर डायनेस्टी क्या होता है वो आप किंगडम समझ गए, किंगडम क्या होता है, एम्पायर समझ गए क्या था, व्हाट इज डायनेस्टी, व्हेन द मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली रूल one after another, या become rulers one after the another, that family is called as dynasty, ठीक है। डायनेस्टी जब एक ही फैमिली के मेंबर्स एक के बाद एक हुक्मरान बने, है ना, किंग बने, बादशाह बने, तो एक ही फैमिली से बन रहे हैं ना, तो उस फैमिली को क्या कहा जाएगा, एक डायनेस्टी है, ठीक है। तो दैट इज़ डायनेस्टी। अब शुरुआत जो हुई मगध जब किंगडम बना, तो सबसे पहले जिस डायनेस्टी ने इस पे रूल किया वो थी हरियंका। हरियंका के बाद नाग डायनेस्टी और इसके बाद नंदा डायनेस्टी। ये हरियंका, नाग एंड नंदा। अब हरियंका में जो पहला जो इम्पोर्टेंट रूलर्स हैं हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे, सारे ज़रूरत नहीं। इसमें जो पहला किंग था दैट वाज बिंबिसार। बिंबिसार के बाद इसमें कौन आया नेक्स्ट, अजात शत्रु, ठीक है। उसके बाद इसमें उदायन वगैरह आया, ठीक है ना, वो भी लिख लेते हैं, वो भी ठीक था, उदायन, ठीक। फिर नाग जो डायनेस्टी है, ठीक, इसमें काला सूका वगैरह इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इनके टाइम में बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। और यहाँ पे एक दो नाम ज़रूरी हैं, एक महापद्मनंदा और दूसरा धनानंद। ये तो अब जो बिंबिसार, अजातशत्रु वगैरह है, इनको कंटेम्प्रेरी ऑफ बुद्धा भी बोला जाता था, मतलब ये बुद्धा के टाइम के थे, जो इनका दौर था, इसी टाइम में बुद्धिज़्म वगैरह शुरू भी हुआ, तो बुद्धा जो था वो इसी दौर में बुद्धा भी जन्म लिया था, वो भी इसी दौर में रहता था। अब बिंबिसार जो था पहला राजा था हरियंका डायनेस्टी का, मगध का जो पहला राजा बना वो कौन बना, बिंबिसार। इसने, जैसे पिछले लेक्चर्स में मैंने बताया था, इसने कैपिटल, अपनी राजधानी जो कैपिटल सिटी बनाई जिसका नाम था राजगृह। बाद में उदायन ने इसको शिफ्ट किया था, इस कैपिटल को, पाटलिपुत्र। दोनों आज के बिहार में, ये दोनों जगह, और मगध जगह आज की बिहार वाली जगह है, ठीक। फिर उसके बाद नाग डायनेस्टी आई, ठीक है। उसके बाद नंदा डायनेस्टी। नंदा डायनेस्टी में क्या हुआ कि जो महापद्मनंदा है, इसका काफ़ी बड़ा नाम है, इसे कहा जाता है फर्स्ट एम्पायर बिल्डर। अब एम्पायर, जैसे मैंने पहले ही आपको बोला कि जब एक से ज़्यादा किंगडम्स
आप जोड़ लेते हो। कोई भी बादशाह जब बाकी सारे किंगडम्स को भी अपने अलावा जहाँ पे वो रूल कर रहा है उस एरिया को इंक्रीज़ कर रहा है, बाकी किंगडम्स को भी अपने किंगडम के साथ मिला रहा है, तो वो एक एम्पायर बनता है। तो ऐसा जो पहला शख्स था वो कौन था? महापद्मनंद, जिसने बिहार वाला जो एरिया है और वो कहाँ तक चले गए? नॉर्थ वेस्ट तक। आप समझो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, वो वाला जो एरिया है ना, वहाँ तक इसकी रीच आ गई। तो ये सिर्फ उतने ही एरिया में, मगध के एरिया में लिमिटेड नहीं रहा। इसने अपने रिसोर्सेज का, अपनी मिलिट्री का इस्तेमाल करके उन एरियाज़ को भी अपने कब्ज़ा में लाया। तो इसीलिए इसको कहा जाता है फर्स्ट एम्पायर बिल्डर। इसने शुरुआत की एम्पायर बिल्डिंग की, दैट्स वाई इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट। और इस नंदा डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर था धनानंद, ये भी इम्पॉर्टेंट बन जाता है। क्यों? क्योंकि इसके टाइम में एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर। वो क्या था? धनानंद के टाइम पे अलेक्जेंडर इन्वेजन हुआ। सिकंदर जिसे आप कहते हैं, ये हुए अराउंड 326 BCE, 326 BC, मतलब जो बर्थ ऑफ जीसस है उससे 326 साल पहले अलेक्जेंडर जो था वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एंटर हुआ। और जब वो एंटर हुआ था तो उस टाइम ये जो मगध की ये जो एरिया था, ये जो किंगडम था, यहाँ का रूलर था वो कौन था? धनानंद। कई बार पूछा जाता है कि कौन था, और धनानंद किस डायनेस्टी से था? नंदा डायनेस्टी से। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि कौन सी डायनेस्टी थी जब अलेक्जेंडर जो इन्वेड किया इंडिया में? तो नंदा डायनेस्टी। ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा किंग उस टाइम था? तो कौन था? धनानंद। ठीक है, अब इसकी थोड़ी सी कहानी हम देखते हैं अलेक्जेंडर की। अलेक्जेंडर के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। अलेक्जेंडर कौन था? अलेक्जेंडर किंग ऑफ मैसेडोनिया। जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता देता हूँ कि इसका जो टीचर था वो कौन था? एरिस्टोटल, अरस्तु, वो इसका गुरु था। अलेक्जेंडर का जो गुरु था वो कौन था? एरिस्टोटल। ठीक, किंग ऑफ मैसेडोनिया, बहुत एम्बिशियस था, है ना। इसका ज़िंदगी का जो मकसद था दैट वाज टू कांकर द होल वर्ल्ड। ये सारी दुनिया को फतेह करना चाहता था, है? ये चाहता था कि सारी जो दुनिया है वो मेरे कब्ज़े में आए और मैं इसका क्या बनूं? बादशाह। तो ये इसका एम्बिशियस था। अब अगर एक कहानी भी अगर आप इसके रिलेटेड सुनो, तो जब ये निकला था अपनी इस मतलब वहाँ से इस ईस्ट की तरफ चला, जब ये इंडिया की तरफ चला था, तो जब ये निकला तो ये उस टाइम एक फ़िलासफ़र हुआ करते थे वहाँ, डायोजीन्स करके उनका नाम था, पता होना चाहिए, डायोजीनस। ये एक फ़िलासफ़र थे उस वक्त के। तो जब ये उनके पास गए, डायोजीनस के पास, तो वो धूप में कहीं बैठे हुए थे, मे बी सर्दी का मौसम होना था, तो कहीं धूप सेक रहे थे। तो ये उनसे मिलने गए, तो इन्होंने खुद को इंट्रोड्यूस किया उनको कि आई एम द किंग ऑफ मैसेडोनिया। हाँ, मैं मैसेडोनिया का राजा हूँ, बादशाह हूँ। इज़ देयर एनीथिंग आई कैन डू फॉर यू? क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ? तो फिलॉसफर है ना, अलग ही किस्म के लोग होते थे। तो उसने बोला हाँ कर सकते हो, आप सामने से हट जाओ, धूप जो है वो मुझे, आपसे वो धूप रुक रही है। आप सोचो, अब इसका जो एक्सपेक्टेशन था कि मैं यहाँ का बादशाह हूँ, हो सकता है मुझे कुछ बोले, बड़ी बात ये मुझे दे दो, सोना दे दो, कुछ ये वैसा करो।
तो इसने बोला कि मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ, और उसने क्या कहा जवाब में कि आप मेरे सामने हो, थोड़ा सा हट जाइए ताकि धूप आ जाए। तो ये ऐसा सुन के जो सोल्जर्स थे बाकी, तो उन्हें तो काफ़ी मतलब ऑड लगा कि कैसे इट्स अ काइंड ऑफ डिसरिस्पेक्ट, ये तो बेइज्जती वाली बात कर ली इसने। बट क्योंकि जो खुद एक बहादुर इंसान होता है वो दूसरे बहादुर इंसान की भी कदर करता है। तो उसने कहा कि अगर मैं सिकंदर नहीं होता तो मैं डायोजेनस होता। तो यहाँ से क्वेश्चन ये भी खड़ा होता है, मतलब अगर इंसान फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो क्वेश्चन ये होता है कि अलेक्जेंडर, बाद में इसको अलेक्जेंडर द ग्रेट बोला गया। कुछ ही लोग हैं हिस्ट्री में जिनके साथ ग्रेट लगा, उनमें से एक वो भी है जिसको हम अशोका बोलते हैं, उसके पास भी अशोका द ग्रेट बोलते हैं। अब एक ग्रेट आदमी जिसे द ग्रेट बोला गया हिस्ट्री में, उसे एक फ़कीर आदमी, लेकिन जो ज्ञानी है, जो इल्म वाला है, उसकी नज़रों में वो कुछ भी नहीं, चाहे वो दुनिया जीत ले। तो क्वेश्चन खड़ा ये होता है कि ग्रेटनेस क्या है? इंसान ग्रेट बनता कैसे? बाय कांकरिंग द होल वर्ल्ड, आर यू कैन से बाय कांकरिंग वन सेल्फ। क्या दुनिया को जीतने से इंसान ग्रेट बनता है या खुद को जीतने से इंसान ग्रेट बनता है? तो ये सवाल खड़े होते हैं, इन पे आप खुद रिसर्च कीजिएगा। और जब आप अशोका द ग्रेट को देखेंगे तो अशोका को द ग्रेट इसलिए बोला गया क्योंकि ये हिस्ट्री में पहला ऐसा किंग है हु गेव अप द वार, हु गेव अप द कॉन्क्वेस्ट। पहला किंग कि जिसने ये जो बहुत बड़ी जंग जीतने के बाद, कलिंगा वार, हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। कलिंग वार जो थी, कलिंग इज़ मॉडर्न डे उड़ीसा है, वहाँ पे जो बहुत बड़ी, जहाँ लाखों लोग मारे गए थे और लाखों लोग इन्होंने पकड़ के गुलाम बनाए थे। तो बाद में लेकिन जब उसने ब्लड वो देखा तो उसने बोला कि नहीं, ये चीज़ ठीक नहीं है। तो ये पहला राजा है जिसने ये जंग करना ही छोड़ दिया, हथियार ही छोड़ दिया, और उसको ग्रेट इस बेस पे कहा जाता है ताकि उसने जंग करना छोड़ दिया। ठीक, तो एक ग्रेट वो है, एक ग्रेट ये है। तो आप ये इस पे खुद रिसर्च करेंगे कि एक्चुअली ग्रेटनेस क्या है। आप सिकंदर को भी और पढ़ेंगे कि सिकंदर के साथ आगे क्या हुआ, और जो अशोका था उसके साथ क्या हुआ। तो यू विल एबल टू कम टू अ काइंड ऑफ कंक्लूजन दैट व्हाट एग्जैक्टली इज ग्रेटनेस। ओके, तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो अलेक्जेंडर की जो कहानी। अब अलेक्जेंडर जो है वो किस किस तरह से आया, यहाँ पहुँचा, उसको थोड़ा सा देखेंगे। अलेक्जेंडर जब इन्वेड करता है वेस्ट एशिया से होते हुए जब आता है, तो पहले वो जो हिंदू कुश माउंटेन्स थे, हिंदू कुश माउंटेन्स से होते हुए आगे झेलम पहुंचता है। यहाँ पे सबसे पहला जो उसका टकराव होता है, एक किंग थे यहाँ जिसे उनकी भाषा में तो पोरस बोला गया, ऐसे पुरु बोलते हैं हमारे यहाँ, ठीक है ना। तो पहला जो हिंदू कुश माउंटेन जो थे उसे क्रॉस करने के बाद पहला जो उनके साथ बैटल हुई, दैट इज़ विद द किंग पोरस। और ये जो बैटल थी, जीती तो ये अलेक्जेंडर ने, लेकिन ये जो पोरस था, इसकी बहादुरता देख के उसने वापस इसको इसका एरिया दिया कि जिस बहादुरता से ये लड़ा। और लड़ने के बाद ज़ख्मी हालत में जब ये जो किंग पोरस था इसको अलेक्जेंडर के पास ले, क्योंकि ये सरेंडर नहीं कर रहा था, तो अलेक्जेंडर ने इसे पूछा, बताओ आपके साथ क्या सलूक किया जाए, किस तरह से आपको ट्रीट किया जाए। तो उस पोरस ने उस वक्त बोला कि ट्रीट मी लाइक अ किंग, एक जिस तरह से एक बादशाह, एक राजा के साथ सलूक किया जाता उस तरह से मुझे ट्रीट किया। तो इसके जवाब में ही उसने इसको वापस दे दिया था सारा इसका एरिया, मीन्स ये एक इसका एलाई बन गया। उसके बाद आगे चल के जो है क्या बोलते हैं हम, झेलम आया, ये चिनाब को भी क्रॉस किया, रावी को भी क्रॉस किया, फाइनली पहुँचे ब्यास। इस ब्यास जो नदी थी,
क्योंकि इनका जो एक्सटेंशन था, ये मतलब ये जो दे वर हेडिंग टुवर्ड्स ईस्ट की तरफ जा रहे थे। तो जब ब्यास पहुँचे तो बरसात वाला सीज़न था उस टाइम। तो वहाँ पे जो इसकी जो आर्मी थी, फौज थे, उसने आगे जाने से मना कर लिया। एक तो दे वर फीलिंग होम सिक, घर की बहुत याद आ रही थी उनको, कई सालों से इस मतलब ये जो इनका एक मिशन था इसमें वो चल रहे थे, तो ऑब्वियसली घर की याद, दे वर फीलिंग होम सिक, एक वो रीज़न था। दूसरा जो सीज़न था वो, एक तो वो जंगल वाला एरिया, उसके बाद बरसात वाला सीज़न, वो जो एनर्जी ड्रेन होती है तो उससे उसके अंदर हिम्मत नहीं थी, एक वो चीज़। दूसरा कई सालों से लड़ते आ रहे थे और जीतते आ रहे थे और चलते आ रहे, वो अब थक चुके थे। उसके बाद उन्होंने ये भी सुना था कि ब्यास के उस पार जो डायनेस्टी है, नंदा डायनेस्टी, उनके पास 6000 सिर्फ हाथी हैं। 6000 सिर्फ हाथी। पुरुष, ये जो पुरुष था इसके पास सिर्फ 200 हाथी थे। वहाँ पे इनकी हद हो गई थी, क्योंकि हाथी इन्होंने पहली बार देखे थे यहाँ पे, कि हाथी के साथ लड़ना के ये ट्रेंड नहीं थे, उस किस्म की इनकी ट्रेनिंग नहीं थी। तो 200 हाथी को के साथ लड़ने में इनकी बस हो गई थी। अब जब उन्होंने सोचा, ये सुना कि नंदा डायनेस्टी के पास सिर्फ 6000 हाथियाँ, उसके अलावा घोड़े हैं, फिर जाके जो दूसरी फ़ौज है, ठीक, तो वो उनकी जो ये सुन के थोड़ी सी उनका जो हिम्मत थी वो मर गई थी। तो जो सिकंदर थे, अलेक्जेंडर थे, इन्होंने काफ़ी कोशिशें की लेकिन इनकी कोशिशें नाकाम हुई। ब्यास से सिकंदर को वापस मुड़ना पड़ा, यहाँ से आगे वो नहीं आए। तो इस तरह से फिर आगे जाते आप सुनते हो, ही वॉज ओनली 32 ईयर्स ओल्ड, से 32 साल का था जब बेबीलोन, जो आजकल के मतलब आप मान लो इराक जो कंट्री, वहाँ पे उसकी डेथ हो गई थी, ठीक। और रीज़न जो है, मतलब उसके लिए कोई ऐसा ठोस हिस्टोरिकल एविडेंसेस नहीं है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं मलेरिया हो गया था, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि बुखार हो गया था, तो बुखार भी कुछ लोग कहते हैं कि मलेरिया का ही बुखार हुआ था। मतलब अलग अलग सोच हैं, अलग अलग थीरीज़ हैं। तो आप सोचो कि ग्रेटनेस की अगर हम बात करें तो एक ऐसा शख्स अलेक्जेंडर, जो पूरी दुनिया जीतता जा रहा था, अब कभी कुछ हारा नहीं वो है, जिसके नाम के साथ द ग्रेट लगा, और वो जब मरा तो अगर तो मलेरिया के साथ मरा होगा तो किसने मारा? एक मच्छर ने मारा। तो यहाँ पे भी हम समझ सकते हैं कि ग्रेटनेस एक्चुअली है क्या चीज़, ग्रेटनेस। एनी हाउ, तो दिस वाज द स्टोरी ऑफ द सीन ऑफ अलेक्जेंडर इन्वेजन इन इंडिया, ठीक। अब ये जो अलेक्जेंडर इन्वेजन हुआ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, इससे क्या हुआ? इससे कुछ चीज़ें हो गई। एक तो क्या हो गया कि मतलब जो यहाँ पे मान लो ट्राइबल रिपब्लिक्स थे, या जो किंगडम्स थे इस एरिया के, वो सारे क्या हो गए, एक किस्म के ना बिखर गए हैं। मतलब एक काइंड ऑफ हम कह सकते हैं कि एक फ्रैक्चर हो गया। वो जो एक किस्म की उनका सिस्टम चल रहा था एक प्रॉपर तरीके से, ये तूफ़ान की तरह एक इन्वेजन आया, उसने इस सब को, है ना, तोड़ फोड़ करके रख दिया। तो ये जिसकी वजह से क्या हो गया, ये सब एरिया जो था, यहाँ की जो हम क्या कह सकते हैं, जो हुक्मरानी थी, जो रूलर यहाँ थे, वो क्या हो गए, कमज़ोर हो गए। ये सारा एरिया जो है, अगर हम इसकी गवर्नशिप देखें, गवर्नेंस देखें, तो वो कैसे हो गई, वीक हो गए। उसी वीकनेस का फ़ायदा जो है वो एक उस टाइम एक नया जो एक जवान उभर रहा था, ठीक है ना, जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। इसके लिए जो पूरा नॉर्दर्न इंडिया था, ये उस टाइम तहस नहस था, बिखरा हुआ था। ये मतलब ये ऐसे जैसे एक रिजिड कोई सिस्टम होता है, एक प्रॉपर वेल मेंटेन्ड वेल बैलेंस्ड एक सिस्टम होता है वो, क्योंकि जब वो, मैंने पहले ही बोल दिया कि वो एक तूफ़ान की तरह, जहाँ जहाँ से वो गुज़र रहा था अलेक्जेंडर, वहाँ की हुकूमतों का तहस नहस कर रहा था। तो ओबियसली उससे ये सारा जो एरिया, यहाँ की जो रूलरशिप थी, वो क्या पड़ गई, कमज़ोर हो गई। तो उस कमज़ोरी का
जो फ़ायदा है, कहीं तो मतलब जो बड़े अच्छे अच्छे रूलर्स थे, बड़े अच्छे अच्छे सिपाही थे, जो भी हो, वो कहीं की डेथ हो गई, रहे नहीं, कुछ मारे गए। तो उस वजह से ये जो चंद्रगुप्त मौर्य था, जो उस टाइम उभर रहा था एक नया जवान, इसके लिए एक मौका बन गया। और ये मौका इसको चंद्रगुप्त मौर्य जो था, इसको गुरु मिल गया है, जिसको सब लोग जानते हैं, जिसका नाम था चाणक्य। ठीक है, या जिसे हम कौटिल्य भी बोलते हैं, और जिसका ओरिजिनल नाम जो था, रियल नेम सॉरी, दैट वाज विष्णु गुप्ता। अब जब इसके साथ ही वॉज अ स्ट्रैटेजी मेकर है, इसने एक बुक लिखी है विच इज़ कॉल्ड अर्थशास्त्र। बड़ी इंडियन हिस्ट्री में ये बहुत इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है इसका, अर्थशास्त्र। ठीक है, इसने लिखी है चाणक्य, जिसी को हम कौटिल्य भी बोलते हैं, और जिसका रियल नाम विष्णु गुप्ता है, जो एक ब्राह्मण है। ठीक, तो इस ऐसा कहा जाता है, मतलब ऐसा कुछ बुक्स के अंदर हैं, कोई हिस्टोरिकल ऐसे एविडेंसेस नहीं साबित, कि ये जो था धनानंदा, जो लास्ट नंदा डायनेस्टी का रूलर था, उसने इसकी कुछ इंसल्ट की थी विष्णुगुप्ता की। तो फिर इसने कसम खा रखी थी कि जब तक मैं इसको, इस नंदा को, धनानंद को मतलब इस किंगशिप से हटा नहीं लूँगा, तब तक मैं मतलब दम नहीं लूँगा। तो ओबियसली इसने एक ऐसा जवान देखा चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में, जिसमें वो सारी मतलब एबिलिटीज़ थी, कैपेसिटीज़ थी, जो एक अच्छे रूलर में, एक किंग में होनी चाहिए। तो इसने इस पे वर्क किया, और अल्टीमेटली टाइम के साथ आगे आगे एक टाइम ऐसा भी आया कि नंदा को, धनानंद को इन्होंने हराया। हराने के बाद फिर इनका रूल आया, इनकी हुक्मरानी आई। ठीक है ना, और फिर आगे चलते चलते जिस तरह से विष्णुगुप्ता की स्ट्रेटजी मेकिंग के साथ ये जो चंद्रगुप्ता, इसकी बहादुरी के दोनों जब चीज़ें मिली, तो इन्होंने पहली बार एक अंपायर खड़ा किया, विच इज़ कॉल्ड एज, जो क्या बना, जिसको हम कहते हैं मौर्यन अंपायर। मौर्यन अंपायर। तो शुरू कहाँ से हुआ था? जनपद से, फिर महाजनपद। महाजनपद जो किंगडम था, किंगडम के बाद फिर डायनेस्टीज़ आई, डायनेस्टीज़ ने रूल किया। फिर धीरे 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 कंसोलिडेट होती गई चीज़ें, एरियाज़, और एक टाइम आया जो महापद्मनंदा ने एनेक्सेशन, अपने एरिया को बढ़ाना शुरू किया। उसे कहा गया फर्स्ट एम्पायर बिल्डर, लेकिन असल में एक कंसोलिडेटेड एम्पायर फॉर द फर्स्ट टाइम जो था, वो किसने, कौन सी एम्पायर बनी? मौर्यन एम्पायर, जिसके फाउंडर जो था वो कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। और इस मौर्यन एम्पायर का जो फर्स्ट किंग था वो था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद इसका बेटा बिंदुसार, और बिंदुसार का बेटा अशोक। अब हम पहुंचे अपने चैप्टर पे, अशोक। अब इतनी बीच की कहानी को हम मिस नहीं कर सकते थे, हम मिस करते तो जो वो धागा था वो छूट जाता। गॉट इट? तो चंद्रगुप्त मौर्य इसका जो फाउंडर है इस एम्पायर का, उसके बाद बिंदुसार इसका बेटा। तो ऐसा कहा जाता है कि अशोका जो था, अपने 99 ब्रदर्स को किल करने के बाद, मारने के बाद, हैं, इसके बाद इनकी चलती रही आपस में पावर के लिए कि कौन गद्दी संभालेगा। इस गद्दी के लिए अपने 99 ब्रदर्स को इसने किल किया, और फिर जाके गद्दी पे बैठा। ये होती है पावर की भूख, पावर का नशा। तो जब आप हिस्ट्री को पढ़ते हो, या हाँ, हिस्ट्री को ही पढ़ने से हमें इंसान को सबसे ज़्यादा अपने बारे में पता कैसे चलता है कि इंसान के अंदर, इंसान असल में है क्या, जब वो अपने अतीत को पढ़ता है, अपने हिस्ट्री को पढ़ता है, तो फिर जाके समझ में आती है कि जो पावर वाले लोग हैं वो अपने भाइयों को भी नहीं छोड़ सकते। ये नशा ऐसा होता है। तो एक आम इंसान, उनकी नज़रों में क्या हो सकता है, उसकी ज़िंदगी की वैल्यू क्या हो सकती है, दैट एवरीवन कैन इमेजिन।
तो इस तरह से ये जो सफ़र था, हम कहाँ तक पहुँचे, अशोका। अब अशोका की लाइफ के बारे में कुछ चीज़ें हमको पता होना ज़रूरी है। अब अशोका के बारे में कुछ चीज़ें जो आपके बुक में भी डिस्कस है, थोड़ी बहुत चीज़ें हैं वो हमें पता होनी चाहिए। सबसे इसके साथ जो लिंक्ड है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ दैट इज़ कलिंग वार। आज का जो ओडिशा है, ठीक है ना, उसको कलिंगा कहा जाता था उस वक्त में। तो वहाँ पे वार हुई थी, है ना, जिस वार में लाखों लोग मारे गए थे और लाखों लोग इन्होंने पकड़ के एज ए स्लेव्स लाए थे। लेकिन वो जब ब्लड शेड हुआ था, ब्लड शेड, अशोका जब रूल में आया था उसके लगभग 8 साल के बाद ये जो वॉर हुई थी, तो उस वॉर में ये जीता, लेकिन इसने जीतने के बाद वो सब कुछ छोड़ दिया, ये कॉन्क्वेस्ट ही छोड़ दी। हिस्ट्री का पहला चैप्टर का टाइटल ही है द किंग हु गेव अप वार, जिसने जंग वगैरह सब छोड़ दी। क्योंकि जब उसने ब्लड शेड देखा वो कि ये जीत क्या जीत है जहाँ लाखों लाशें आपके सामने पड़ी हुई होंगी। तो इसको जब इसने छोड़ा, ये बुद्धिज़्म से मुतासिर था, तो इसने एक नया अपना एक फ़िलॉसफी है इसकी, एक रिलीजन आप कह सकते हैं, धम्म शुरू किया, फ़िलॉसफी ऑफ धम्म। धम्म क्या था कि धम्म का मतलब ये नहीं था कि टू वर्शिप गॉड, ये भी नहीं था। धम्म का ये भी मतलब नहीं था कि सैक्रिफाइसेस हो। अब इसे डायरेक्टली लिखा नहीं गया है बुक के अंदर, बट ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय बुद्धिज़्म। बुद्धिज़्म के जो टेनेट्स, बुद्धिज़्म की जो फिलॉसफी थी, ये उससे मुतासिर था। ये वर्शिप ऑफ गॉड पे बिलीव नहीं करता था, ना सैक्रिफाइसेस पे, बस कर्म पे कि आप कितना अच्छा कर सकते हो। तो इसके नज़दीक धम्म क्या था, ये मानता था कि जो किंग के लिए जो सारी प्रजा है, जो सारे लोग, जो सब्जेक्ट्स होते हैं किंग के, वो उसके अपने बच्चों की तरह होते हैं। तो जब इसने सोसाइटी को देखा, घूमा, अपने पूरे एम्पायर में घूमा, तो इसे लगा कि लोग छोटी छोटी बातों पे लड़ते हैं, गरीबी में है, रिलीजियस कुछ बिलीफ्स हैं वो ऐसे हैं कि जिससे लोग परेशान हैं, पड़ोसी आपस में लड़ते हैं, बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं की जाती है। तो ये जो धम्म फिलॉसफी थी, इसमें वो सारी चीज़ें बताई जाती थी कि किस तरह से आपको पड़ोसियों के साथ रहना है, किस तरह से आपके बड़ों की रिस्पेक्ट करनी है, किन चीज़ों को आपने माना, किस तरह से अच्छे काम करो। ओवरऑल मतलब आप ये कह सकते हो कि अच्छे काम क्या हैं, किस तरह से आपको ज़िंदगी, एक बेहतर ज़िंदगी गुजारनी है जिससे दूसरे को आप तकलीफ़ ना पहुँचाओ, वो सारा इस धम्मा में था। तो इसलिए ये चाहता था कि ये जो फिलॉसफी है ये पूरे एम्पायर के मतलब अपने जो इसकी एम्पायर था उसके बाहर भी ये इसको फैलाना चाहता था। तो जिसके लिए इसने क्या किए थे, धम्म महामताज रिक्रूट किए थे। धम्म महामताज, ममताज इज़ ए काइंड ऑफ ऑफिसर, है ना, हायर ऑर्डर ऑफिसर है। मतलब जैसे हमारे यहाँ देखो ना, एडमिनिस्ट्रेटिव के जो टॉप ऑफिसर्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर्स बड़े, उसी किस्म के ऑफिसर्स को बोला जाता था महामताज। और धम्म महामताज का ये काम होता था कि इस फिलॉसफी जो अशोका की ये फिलॉसफी है, इसको फैलाना, ये इनका काम था। और जहाँ पे गलत हो रहा है वहाँ पे किस तरह से इस फिलॉसफी को पहुँचाया जाए और समझे, ठीक है, ये धम्म। इसके अलावा ये तो रहा अपने एम्पायर के अलावा अपने मुल्क से बाहर दूसरे मुल्कों में भी इसने अपने बच्चों को भेजा था, एक बेटे को इसने भेजा था इस फिलॉसफी को स्प्रेड करने के लिए, प्रोपोगेट करने के लिए डिफरेंट कंट्रीज़ में। आप देखोगे कि श्रीलंका, सीरिया, ठीक है, ग्रीस, एथेंस, ठीक है, ये सब जगहें हैं जहाँ पे इसने लोगों को भेजा इस फिलॉसफी को लेके कि ये आप पूरी दुनिया में इस फिलॉसफी को फैलाओ, ताकि जो भी गलत है, जो ये वायलेंस है, ये जो वार हैं, ये जो किसी को अपनी पावर के लिए, अपनी लालच के लिए किसी को मारना, सताना, क्योंकि वो चीज़ इसको बड़ी छू गई थी जब उसने ब्लड शेड देखा था कलिंगा में। जब इसने देखा कि लाखों लाशें पड़ी हैं, तो उससे इसका वो हिंदी में एक लफ्ज़ है ना, बोलते हैं हृदय
परिवर्तन है, इसका दिल बदल गया। तो उसकी वजह से फिर इसके अंदर ये एक पैशन डेवलप हुआ कि दुनिया में कहीं भी ऐसा ना हो, इसलिए अच्छी जो फिलॉसफी है उसको फैलाओ। ठीक, इसके अलावा इसके बाद आप देख रहे हो कि इसकी इंस्क्रिप्शंस होती थी। इंस्क्रिप्शन, पिलर इंस्क्रिप्शन होती, दो किस्म की, पिलर्स और रॉक। पिलर इंस्क्रिप्शन रॉक मतलब पत्थर, बड़े बड़े पत्थरों पे ये फ़िलासफ़ीज़ जो थी, या जो इनके ऑर्डर्स, अशोका के जो ऑर्डर्स होते थे, या कोई इसका मैसेज होता था, या कोई फ़िलासफ़ी, वो लिखी जाती थी ताकि लोग जो हैं उसे पढ़ें। पिलर ऐसे बनाए जाते थे, पिलर, उन पिलर्स पे वो चीज़ें खुदवाई जाती थी, क्योंकि इंस्क्रिप्शन है ना, खुदवाई जाती थी, खुदवा के लिखवाई जाती थी ताकि लोग जो हैं इसकी वहाँ से जो गुज़रे इसकी बात सुने। ये काम किया इसने। इसके बाद इसने बहुत अच्छे काम किए, जैसे इसने रेस्ट हाउसेस बनाए, जिसको हम सराय बोलते हैं, रेस्ट हाउसेस। जो रास्ते होते थे उस वक्त के, ट्रेडर्स जो होते थे एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, उन रास्तों में रुकने के लिए सराय जो होती थी वो इसने बनवाए। उसके बाद क्या किया इसने, हॉस्पिटल्स बनवाए। इंसानों की तो बात है, जानवरों के लिए, मतलब जिसे हम क्या कह सकते हैं, मतलब एक काइंड ऑफ एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट जो है ना, उसकी अगर आप ओरिजिन देखोगे तो वो अशोका के टाइम में शुरू हुई। इसने इंसानों के लिए ही नहीं बल्कि जानवरों तक के लिए हॉस्पिटल्स बनवाए, क्योंकि ये वो मैंने कहा कि इसका जो दिल था वो बदल गया था। ठीक है, तो ये कुछ इसने, इसके बाद इसने रोड्स बनवाई, वेल्स बनवाए, कुएं खुदवाए। ठीक है, हर वो चीज़ की जिससे दूसरे की ज़िंदगी में कुछ आसानियाँ पैदा हो। तो ये इसकी फ़िलॉसफी थी ये। लेकिन ऐसा कब हुआ जब इसने ब्लड शेड बहुत ज़्यादा किया। तो इसी वो वार जीतने के लिए इसे ग्रेट नहीं कहा गया, इसे ग्रेट इन चीज़ों पे कहा गया। इसके बाद ये कुछ इसके काम थे। इसके बाद इस बुक के अंदर हम देखें तो अगर ऐसा है कि कुछ चीज़ों का जिक्र है जिनसे हमें अशोका के बारे में पता चला। एक तो जो ह्यून सांग था, चाइनीज़ जो था विजिटर जो था, उसके जो अकाउंट्स हैं उससे इस दौर इसके बारे में पता चलता है। उसके बाद यहाँ कल्हाना जो था जिसने बुक लिखी राज तरंगनी, कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में, राज तरंगनी, उसमें भी हमें अशोका के बारे में पता चलता है। और उसी बुक से हमें ये पता चलता है कि अशोका ने एक यहाँ पे कश्मीर में एक शहर बसाया, एक टाउन जिसका नाम था श्रीनगरी, जिसको आजकल हम क्या बोलते हैं, श्रीनगर। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि ये जो शहर है श्रीनगर, ये किसने बसाया था। तो ये भी किसने बसाया था, अशोका ने। जो हमें किससे पता चलता है, कल्हाना की जो बुक है राज तरंगनी, उससे इस चीज़ का पता चलता है। उसके बाद आई गेस बस यही कुछ चीज़ें थी जिसके हमें जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हो जाती हैं। अभी चूँकि चैप्टर 6 है, तो चैप्टर 6 में बेसिक चीज़ें जो हैं वो आपको पता होना चाहिए, मोटी मोटी चीज़ें हैं। चैप्टर 6 आई मीन क्लास 6 की हिस्ट्री की अभी शुरुआत है। क्लास 6 में हम एंशंट को पढ़ेंगे, 7th में मोस्टली मेडिवल के साथ डील करेंगे, और 8th में मॉडर्न। लेकिन ये फंडामेंटल है, ये एक इस तरह से कहानी मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको एक हिस्ट्री की ना एक बेसिक जो है वो समझ आ जाए कि किस तरह से कैसे कैसे चीज़ें बदलती गई, वक्त बदलता गया, पॉलिटी बदलती गई, ये चीज़ें आप, ताकि एक समझ हो जाए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी फंडामेंटल जो है हिस्ट्री को लेके कि वो क्लियर हो जाए। इसके बाद अब अशोका को जब आप एज ए चैप्टर आप आगे जाके पढ़ोगे तो इसमें और बहुत सारी चीज़ें, जब इंस्क्रिप्शन पे ही डील करेंगे हम तो इंस्क्रिप्शन पे ही इतने क्वेश्चंस, इतनी बड़ी कहानी आ जाती, इतना कुछ आ जाता है। लेकिन इस टाइम वो चीज़ें डिस्कस करना ज़रूरी नहीं है, वो एक एक्स्ट्रा
बोझ हो जाएगा आपके, और कहानी जिस तरह से हम बता रहे हैं उस कहानी में का मज़ा थोड़ा सा ना, हम भटक जाएंगे इधर उधर, तो वो जो है मज़ा नहीं रहेगा। ठीक, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।